हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, वो टॉपिक आपके जीवन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके एग्जाम्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज लेकर के आया हूं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, कोई भी ऐसा पेपर जिसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पेपर बिना मूल अधिकारों पर सवाल पूछे नहीं बनता। कुछ ना कुछ मूल अधिकारों के विषय में अवश्य पूछा जाता है और यही एक प्रकृति इन्हें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन मूल अधिकारों के विषय में पढ़ने की। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं। इन 22 भागों में अलग अलग बातों का वर्णन है। तो जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक इन मूल अधिकारों का बहुत ही व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के विषय में कुछ बेसिक जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 1215 के आसपास ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जब पूरी तरह से राजशाही थी, तो वहां पर कुछ मौलिक अधिकारों को दिए जाने की मांग उठी। सामंतों ने राजा के ऊपर कुछ दबाव बनाया और राजा ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए कि इतने तो अधिकार तुम्हारे लिए जरूरी है और ये तुम्हें मिलने ही चाहिए। तो उस समय इन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा है कि हमने अपने संविधान को जब बनाया तो दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद जो जो बातें हमें अपने देश, अपने नागरिकों के लिए उपयुक्त लगी, वो बातें दूसरे संविधानों से हमने अपने संविधान में ग्रहित की। तो वैसे ही मौलिक अधिकार भी दोस्तों हमने किसी दूसरे देश के संविधान से लिए हैं और ये मौलिक अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये अधिकार जो है हूबहू अमेरिका के संविधान की तरह हमने अपने संविधान में उतार दिए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने देश की परिस्थितियां, अपने नागरिकों की आवश्यकताओं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने इन मौलिक अधिकारों में बहुत परिवर्तन किया है और इसके बाद हमने इन्हें अपने संविधान में अपनाया है। दोस्तों, जब 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन समय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार सन 1978 में आए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे मौलिक अधिकार का जो दर्जा प्राप्त था वो सिर्फ एक कानूनी दर्जा रह गया और ये अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों, इस समय हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए हुए हैं वो कुल मिलाकर के 6 अधिकार हैं और इन 6 अधिकारों पर पहले हम नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, लेकिन जो भाग 3 है वो शुरू हो जाता है अनुच्छेद 12 से। तो अनुच्छेद 12 और 13 डायरेक्टली किसी अधिकार के विषय में तो नहीं बताते, लेकिन कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। जैसे कि राज्य शब्द क्या है। राज्य से तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा प्राधिकारी या एक ऐसी सरकार जो हमारे अधिकारों को छीन सकती है। ठीक है, तो उन सबको राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया है। दोस्तों, संविधान में इतने व्यापक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन ना हो सके। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सदियों से हमारा देश गुलाम रहा और इस गुलाम रहने की वजह से दोस्तों क्या हुआ कि हमारे देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का सदा से ही हनन होता रहा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सूक्ष्म दृष्टि और दूरदृष्टि के अनुभव का उदाहरण देते हुए
मौलिक अधिकारों को इतनी सूक्ष्मता के साथ संविधान में समाहित किया है कि इतना व्यापक मौलिक अधिकार किसी दूसरे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12 यानी कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 जो है वो किसकी बात करता है? वो राज्य शब्द की बात करता है। और राज्य में क्या शामिल होते हैं? राज्य में शामिल होते हैं संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, और संसद, विधानमंडल, ठीक है, जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं वे सभी जो है वो राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल होते हैं। यानी कि ये ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते जिससे कि देश के नागरिकों के या किसी एक भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो। तो दोस्तों, आर्टिकल 12 जो है वो राज्य शब्द की परिभाषा को बताता है। अब आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 जो है वो बताता है, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 13 जो है वो बात करता है दोस्तों, कहता है कि वे सभी विधियां या कानून जो पहले बने थे या अब बनाए जाएंगे वे उस हद तक शून्य होंगे या उस हद तक मान्य नहीं होंगे जिस हद तक वे मूल अधिकारों का हनन करते हैं। यानी कि ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई रूढ़ी जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है वो शून्य घोषित होगी, यानी कि वो अमान्य घोषित होगी। जैसे दोस्तों हमारे देश में छुआछूत की एक प्रथा थी, ये एक रूढ़िवादी प्रथा थी, और जैसे ही मौलिक अधिकार लागू होते हैं ये प्रथा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो था अध्ययन 12 और 13 आर्टिकल के बारे में। अब बढ़ते हैं स्पेशली जो हमें अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारे जो अब अधिकार बचे हैं वो कुल मिलाकर के 6 अधिकार बचे हुए हैं। उनमें से जो पहला अधिकार है दोस्तों वो है समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी किसमें दी गई है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 में। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगले अधिकार को देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया गया है अनुच्छेद 33 और 34 में। अनुच्छेद 33-34 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, यानी कि 25, 26 और 28 में क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 32 में सिर्फ एक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी आगे बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से नजर डालते हैं कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आखिरी नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों अब इन सभी अधिकारों को हम धीरे धीरे एक एक करके व्यापक रूप से पढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मूलतः संविधान में एक संपत्ति का अधिकार था जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत रखा हुआ था, लेकिन जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन आता है तो इसका मौलिक अधिकार का दर्जा खत्म कर दिया जाता है और इसको आर्टिकल 300A या 300 का के अंतर्गत उठा करके रख दिया जाता है, और इसका जो दर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ कानूनी दर्जा रह जाता है। अब यह कोई मौलिक अधिकार नहीं रह जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक एक अनुच्छेद पर आगे बढ़ते हुए हम मौलिक अधिकारों को देखते हैं। तो सबसे पहले समता या समानता का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक, उसको देखते हैं। दोस्तों आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि जो भी विधियां हैं, जो भी कानून है, उसकी नजर में सभी लोग समान रहेंगे। विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि कानून की नजर में सभी समान है, यानी कि सभी को
किसी कानून के उल्लंघन के लिए समान सजा मिलेगी। ठीक है। और अगला है विधियों का समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण के बात से मतलब यह है कि एक समान परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। मैंने यहां पर जोर देकर के कहा कि किसी भी व्यक्ति को, ऐसा इसलिए कहा कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही नहीं प्राप्त है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत में आया हुआ है तो उसे भी ये अधिकार मिला हुआ है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 15 नंबर, और अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बात है, यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, 5 बातें दी गई हैं, और जिनके आधार पर राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। और उन 5 शब्दों से पहले लिख दिया गया है केवल। तो जो 5 शब्द हैं वो क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यानी कि इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ पूरे देश भर में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और केवल इसलिए लगाया गया है कि सिर्फ इन्हीं 5 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें इन 5 के अलावा कोई भेदभाव अगर है तो उसको माना जा सकता है। ठीक है। अब इसका अपवाद क्या है? जैसे महिलाओं, बच्चों या सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो उनके उत्थान में सहायक है और जो थोड़ा विभेदकारी भी है, तो उसे मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर है 16, और आर्टिकल नंबर 16 बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका तात्पर्य होता है लोक नियोजन, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें जो अवसर उत्पन्न होंगे, जो भर्ती आएगी, उनमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। कोई भी जो नागरिक है वो किसी भी पद पर, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए अगर वो कुछ शैक्षणिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसा कि आप जानते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया कि नौकरियों की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आप देखते हैं कि आरक्षण दिया हुआ है हमारे संविधान में। तो दोस्तों आरक्षण जो दिया हुआ है वो अपवाद के साथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? राज्य नौकरियों में या नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान तो कर सकता है, लेकिन कोई पद को किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है, लेकिन आधार क्या होना चाहिए कि उस वर्ग का उस सेवा में पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वैकेंसी आई और सालों दर साल उसमें एक ही कम्युनिटी के लोग नियुक्त किए जाते रहे, तो जो एक दूसरी कम्युनिटी होगी वो कहीं ना कहीं उसका उसमें प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे कि एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। जो समाज वर्षों से पिछड़ा रहा है, जिसके अधिकारों का हनन होता रहा है, उसे बाकी समाज के वर्गों के समकक्ष लाने के प्रयास के कदमों में इस आरक्षण को लाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 17 है, और आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अस्पृश्यता के अंत का। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। दोस्तों हमारे समाज में अगर हम देखें तो सालों तक, सदियों तक एक छुआछूत की प्रथा विद्यमान रही। किसी के छू लेने भर मात्र से लोग नहाने पहुंच जाते थे। कुछ लोगों को घर में खाना नहीं खिलाया जाता था, कुछ लोगों का घर में प्रवेश वर्जित था, कुछ लोगों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था।
तो दोस्तों इन्हीं सब रूढ़िगत प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस छुआछूत की या अस्पृश्यता की प्रथा का अंत करने के लिए हमारे संविधान में ही अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रावधान कर दिया है। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि ये एक ऐसी कुरीति थी जिसने हमारे समाज को एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता के साथ बांट रखा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 जो है दोस्तों उपाधियों के अंत के विषय के बात करता है। उपाधियां क्या होती हैं? जैसे जब अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, या जब मुगल थे, तो राजा कभी खुश हो गया, गवर्नर कभी खुश हो गया, तो उपाधियां देता था। जैसे राय रायन की उपाधि दे दी, खान बहादुर की उपाधि दे दी, है ना। बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे खान साहब की उपाधि दे दी, है ना। इस तरीके से बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। लेकिन संविधान ने ऐसे प्रावधान कर दिए कि अब देश में कोई भी ऐसी उपाधियां जो हैं वो ना तो दे सकता है और ना ही उनको धारण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये संविधान में भी वर्णित कर दिया गया है कि सेना या शिक्षा से संबंधित अगर कोई उपाधि है तो उसको छोड़ करके जितनी भी उपाधियां हैं। अब सेना से तात्पर्य क्या है? सेना में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, नाम के आगे उनकी उपाधि लगाई जाती है, जैसे लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, तो इन सबको नाम के आगे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। शिक्षा, जैसे कि डॉक्टर की उपाधि जो होती है, एमबीबीएस कोई डॉक्टर है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, या जैसे किसी ने पीएचडी की हुई है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है ना। तो ये इन उपाधियों को छोड़ करके बाकी सारी उपाधियों का अंत किया जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 18 जो है वो ये कहता है कि भारत सरकार तो नहीं ही देगी, लेकिन यदि किसी नागरिक को कोई विदेशी राज्य, कोई विदेशी देश अगर उपाधि दे रहा है तो भी वो नागरिक के द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। एक अगला क्लॉज है कि दोस्तों अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो भारत में काम कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, और उसको किसी विदेशी राज्य के द्वारा ही कोई उपाधि दी जा रही है, और काम किसमें कर रहा है? भारत में। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा तो विदेशी देश के द्वारा दी जाने वाली उपाधि को वो ग्रहण करेगा, अदरवाइज उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और यदि कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ के पद या विश्वास के पद, यानी कि कोई लाभ प्राप्त करता है भारत सरकार से या राज्य सरकार से, तो ऐसा व्यक्ति भी किसी भी विदेशी देश के द्वारा या विदेशी राज्य के द्वारा दी जाने वाली कोई भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना धारण नहीं कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इन जो समता के अधिकार थे इनको एकदम क्रिस्प वे में हम रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या बात कर रहा था? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 15 किस बारे में है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 किसके बारे में बात करता है? लोक नियोजन के विषय में, अफसर की समता के विषय में। अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले के जो भाग होगा मौलिक अधिकारों का, उसमें हम मूल अधिकारों को आगे लेकर के आएंगे। यहां तक हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।